हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे। नया सीरीज स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में ही पहले वीडियो में ही आपको बताए थे कि इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 4 छोटा छोटा चैप्टर है। 4 नहीं, 5 छोटा छोटा चैप्टर्स है। पहला तो है रेट मेजर्स, टैंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन। एक छठा भी है जो इस चैप्टर का नहीं है, डिफरेंशिएशन का है, जिसका नाम है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यूड थ्योरम, LMVT। ये भी हम इसी सीरीज में पढ़ाते हैं। मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको हम 6 छोटा छोटा चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जिसमें से कि पहला रेट मेजर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो गया था, सिखलाए थे कि रेट मेजर्स क्या है, कैसे सवाल को अटेम्प्ट लेना है, और असाइनमेंट भी लिंक करके भेजे थे। आज इस पर ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में बाकी सारा चीज हम कवर अप कर लेते हैं, और अगर ज़रूरत लगे तो तीसरा वीडियो भी डालेंगे। ऐसे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं लगेगा, तीसरा वीडियो हम लोग टैंजेंट नॉर्मल पे ही डालेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल हम लिख रहे हैं, लिखने वाला पार्ट थोड़ा स्पीड कर देंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और पढ़ के समझा देंगे। क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बस नहीं है कि लिखा हुआ क्वेश्चन बोर्ड पर आए, इसलिए थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। तुरंत कर लेंगे। अच्छा, लाइन बाय लाइन लिखते चलते समझाते भी चलते, काहे के लिए टाइम वेस्ट करेंगे। देखो, ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। लैडर मतलब सीढ़ी, लीन्स का मतलब होता है, लीन का मतलब होता है लदना। जैसे हम इस दीवार पर ऐसे लद गए, वैसे ही वो आपका सीढ़ी लदा हुआ है, सीढ़ी दीवार पर रखा हुआ है। ये सिचुएशन आपको बड़ा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा होगा, कि ये रहा होगा दीवार, ये रहा फर्श, और यहाँ पर सीढ़ी ऐसा लदा हुआ होगा। ये सीढ़ी बना दिए, सीढ़ी जो है दीवार पर लदा हुआ है, सीढ़ी दीवार पर लदा हुआ है। ये कहानी है। सीढ़ी का लंबाई कितना है? सीढ़ी का लंबाई है 13 मीटर। सीढ़ी का लंबाई है 13 मीटर, जो कि दीवार पर लदा हुआ है। द फुट ऑफ द वॉल, द फुट ऑफ द वॉल is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो, स्किप मत करने वाला बात, ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप स्किप कर दें। पहले तो आपको बताएं कि जैक बोर्ड में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनको परेशानी हो सकता है। जैक बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जैक बोर्ड से ही ट्रांसफ़र होते हैं। 10th तक जैक बोर्ड रहता है, हिंदी मीडियम रहता है। ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन में इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चंस दिया रहता है उसमें इंग्लिश लिखा गया है, तो इंग्लिश से उसको मैथमेटिक्स बनाने में परेशानी होता है लोगों को। CBSE वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, वो इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए मेरा कंसर्न है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। मेरा असाइनमेंट मोर देन सफिशिएंट है। 36 क्वेश्चन बना लेंगे आप तो किसी भी बोर्ड, CBSE, जैक, ICSE बोर्ड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा कोई भी असाइनमेंट बहुत सफिशिएंट है, आप इसको स्किप मत करिए, समझिए। The foot of the wall is pulled along the ground away from the wall at the rate of इतना। जो इसका फुट है, जो इसका पैर है, किसका? सीढ़ी का, उसको ग्राउंड के अलोंग, ग्राउंड के लेवल पर ही आगे खींच रहे हैं। अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, टूवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ होता, अवे फ्रॉम द वॉल दीवार से उधर है। दोबारा सुनिए, सीढ़ी था 13 मीटर लंबा, दीवार पे लदा हुआ था, सीढ़ी का पैर पकड़ के दीवार
फर्श जमीन के डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब आगे की तरफ खींच रहे हैं, और खींचने का रेट दे दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। हाउ फास्ट is the angle between how far is the angle theta between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये आखिरी लाइन का क्या मतलब है? पूछ रहा है कि कितनी तेजी से, हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। सीढ़ी और जमीन के बीच का एंगल, सीढ़ी और जमीन, लैडर और ग्राउंड के बीच का एंगल थीटा कितनी तेजी से बढ़ या घट रहा होगा, कितने तेजी से चेंज कर रहा होगा, कब? उस क्षण में जिस क्षण में 12 सेंटीमीटर दूरी होगा फ्रॉम द वॉल टू द फुट। एक बार हम इसको फिर से समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड करके रखे होंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बनाते भी चलें। इसको पूरा समझाते हैं एक बार, क्या लिखे हैं, और फिर इसको हटाकर हिंदी में इंटरप्रेट करेंगे, मैथमेटिकली आपको समझाएंगे। ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग, 13 मीटर लंबा एक सीढ़ी लदा हुआ है दीवार पर, उसका पैर पकड़ के हम पीछे खींच रहे हैं तो एंगल में जो चेंज आ रहा है वो हमको बताना है। अब हम अपने हिसाब का डायग्राम बना रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। सुनिए, जो सवाल हम ऑफलाइन में बताते समय पूछते हैं वही अभी आपसे पूछ रहे हैं। आप इसको जवाब दीजिएगा, आप या मन में जवाब रखिएगा, मन में जवाब कहिएगा कि क्या हो रहा है। ये बना दिए दीवार, ये बना दिए फर्श, दीवार और फर्श बना दिए। अब उसके बाद ये लाल रंग से बना दे रहे सीढ़ी बना दी लाल रंग से। सीढ़ी जो है दीवार पर लदा हुआ है। सीढ़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है? सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है 13 मीटर सर। सीढ़ी का लंबाई है 13 मीटर। और ये जो सीढ़ी है, अच्छा ये जो है वॉल, ये है इसका फुट, इसके बीच का दूरी मान लो x, ठीक है। सीढ़ी जो है, वो दीवार के फर्श के साथ, जमीन के साथ थीटा एंगल बनाता है। और तुमको बोला जा रहा है कि इसका जो फुट है, इसका जो पैर है, वो पकड़ के हम खींच रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, उस तरफ खींच रहे हैं। तुम लोग हमको बताओ कि जब हम इसका पैर पकड़ के इसे खींचेंगे, जब सीढ़ी को खींचेंगे तो ये x बढ़ेगा कि घटेगा? जब इसका पैर पकड़ के बाहर खींचेंगे तो x बढ़ेगा कि घटेगा, ये बता दो। x बढ़ेगा कि घटेगा? डेफिनेटली x बढ़ेगा। उसके बाद जब ये नीचे गिर रहा होगा, जब हम इसको खींच रहे होंगे, जब हम इसको ऐसे खींच रहे होंगे, ये देखो, ये जब हम इसको खींच रहे होंगे तो ये ऐसा हो रहा होगा। तो ये जो एंगल है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? एंगल जो है, जब सीढ़ी को नीचे खींचेंगे, मतलब पीछे खींचेंगे, तो एंगल बढ़ता है कि घटता है? हाँ, एंगल घटेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब इसको खींचने का रेट दिया हुआ है, इसको खींच रहे हैं, इसके आगे बढ़ने का रेट दिया हुआ है, 1.5 मीटर पर सेकंड। इस रेट से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये जो रेट है, ये किसी का रेट ऑफ चेंज है। किसका रेट ऑफ चेंज है सर? तो x का रेट ऑफ चेंज है। इसी रेट से x चेंज कर रहा होगा।
इसी रेट से x चेंज कर रहा होगा, क्योंकि हम इसको खींच रहे होंगे तो x उसी तेजी से बढ़ रहा होगा। तो कायदे से dx बाई dt दिया जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, dx बाई dt दिया जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है टू फाइंड d थीटा बाई dt एट x इज इक्वल टू 12 मीटर। उस क्षण में d थीटा बाई dt पता करना है जिस क्षण में x का वैल्यू 12 मीटर है। x का वैल्यू कितना है अभी हमको नहीं पता, लेकिन खींच रहे बढ़ रहा होगा। किसी समय 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तो जिस समय 12 है उस समय एंगल के चेंज होने का रेट क्या है ये बताना है। इतना ये चीज दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। ये इंटरप्रिटेशन हो गया क्वेश्चन का। देखिए अभी तक कितना मिनट हुआ है, 10-12 मिनट हो गया। 12 मिनट में खाली इंटरप्रेट किए हैं क्वेश्चन की, हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन बन रहा है। इसको दिमाग में बैठाना जरूरी है। सीढ़ी वाला क्वेश्चन सब जगह आपको मिलेगा, हर किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, कोई भी साइड बुक पकड़िए सीढ़ी वाला क्वेश्चन मिलता है। यहां तक बात क्लियर है आपको? अब देखिए थीटा और एक्स को लिंक करना है, थीटा और एक्स को लिंक करना है, रिलेट करना है। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं। और अगर लिंक करना है तो हमको मालूम है कि cos थीटा हो जाता था बेस बाई हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर x है और हाइपोटेनस यहाँ पर 13 है, तो cos थीटा हो गया x बाई 13। तो 13 cos थीटा आ जाएगा x, 13 cos थीटा आ जाएगा x। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो 13 बाहर निकल जाएगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और यहां x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। आप cos थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हैं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये -13 साइन थीटा हो जाएगा, और बाजू में d थीटा बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू dx बाई डी टी है। यहाँ पे आपको d थीटा बाई डी टी निकालना है, बाकी सब चीज या तो आपको दिया हुआ है या फिर आप दिमाग लगा के निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। यहाँ पर फिर से लौटते हैं, फिर से सुनिए, सिचुएशन समझिए। सीढ़ी का लंबाई है 13 मीटर, लदा हुआ है, देखने में ये राइट एंगल ट्रायंगल लगने लगा। नीचे वाला हिस्सा पकड़ के खींच रहे हैं तो ये तब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, लेकिन इसका हाइपोटेनस नीचे गिरेगा। बहुत सारा क्वांटिटीज में चेंज आएगा, x चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा। x के चेंज करने का रेट दिया हुआ है, थीटा के चेंज करने का रेट पूछा जा रहा है। तो x और थीटा के बीच में कुछ संबंध खोजना पड़ेगा, कुछ रिलेशन खोजना पड़ेगा। x और थीटा के बीच में यही रिलेशन निकला कि cos थीटा x बाई 13 हो गया, cos थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, cos थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहां से 13 को यहां भेजें तो 13 cos थीटा इज इक्वल टू x आ गया। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, लेकिन cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ है। cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में और थीटा का t के रिस्पेक्ट में, x का t के रिस्पेक्ट में। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस बाहर निकाले, -13 साइन थीटा। यहाँ d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। उसके बाद इसको 1 मान लिए। हमसे पूछा गया था कि उस क्षण में बताइए जिस क्षण में x का वैल्यू 12 मीटर है। उस क्षण में बताना था जिस क्षण में x का वैल्यू 12 मीटर है। तो आइए इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। अगर ये थीटा है, x यानी ये वाला पार्ट अगर 12 हो जाए, सीढ़ी का लंबाई तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये अगर 13 हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला पार्ट आपको 5 मीटर का मिल जाएगा, ये 5 मीटर का होगा। तो साइन थीटा कितना होगा फिर? साइन थीटा होता है सर p बाई एच, यानी आज के दिन में हो जाएगा 5/13।
इस डायग्राम के हिसाब से 5/13 होगा। कोई बोला कि सर आप अपने मन से यहाँ 12 कैसे बैठा दिए? हाँ, सीढ़ी का लंबाई तो 13 दिया था, फिक्स है, आप अपने मन से कैसे बैठा दिए 12? तो हम अपने मन से नहीं बैठाए हैं, यहाँ पूछा ही है हमसे कि आप उस क्षण में, उस मोमेंट में बताइए जिस समय x का वैल्यू 12 हो। तो हम x का वैल्यू 12 रखे हैं, तो अपने से ही परपेंडिकुलर 5 निकल आया है। अब साइन थीटा आ गया 5/13। अब सभी लोग का वैल्यू है, 13 को तो हम जानते ही हैं, साइन थीटा आ गया है, dx/dt दिया हुआ है। सबको डालें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में डालने के बाद तो यहाँ -13 गुना 5/13 डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5 को लिख लेते हैं ऐसा, और इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये 3/5 हो गया। 3/5 थोड़ा 3/2, 3/2 हो गया। तो ये 13 कट जाएगा, ये 5 नीचे चला जाएगा। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डी थीटा बाई डी टी आपको मिल जाएगा 0.3। लेकिन यूनिट देखना कैसे काम करेंगे, यूनिट पे काम देखना। थीटा यानी एंगल का यूनिट यानी रेडियन, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये हो गया है रेडियन पर सेकंड, ऐसा 0.3 रेडियन पर सेकंड। ये आपका आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा यानी डी थीटा बाई डी टी, ये किस दर से चेंज कर रहा है वो आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। देखिए 17-18 मिनट लग गए हम लोग को इसको कवर अप करने में। एक सिंपल सा सवाल, बहुत सारा बात की हम लोग, इसमें इतना समय लगा। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारा छोटा छोटा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल बोला जा सकता है एक बार के लिए। इसको जब हम ऑफलाइन में बताते हैं तो बच्चे भी रोक कर पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये बताइए। अभी तो फिर भी ऑनलाइन है तो डाउट रहा होगा, दोबारा देखिए समझ में आएगा। नहीं आएगा तो नंबर पर आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिएगा कि सर यहाँ पर ये कैसे हुआ, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, इरेज कर रहे हैं, नया क्वेश्चन ला रहे हैं। इतना करने के बाद आप सीढ़ी वाला जितना क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ले सकते हैं, अटेम्प्ट लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर जगह पर थीटा ही निकालने के लिए बोला जाए, कुछ जगह पर कुछ और चीज़ भी बोला जा सकता है। हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 बतला रहे हैं। A particle moves along the curve y is equal to x cube। एक पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, जैसे मैं आपको कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता दें कि एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, टैन की तरह बनता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चपटा होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा बनता है। तो कोई पार्टिकल है वो इसी ग्राफ में मूव कर रहा है, मतलब कि उसका जो रास्ता है वो यही रास्ता है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। बस खाली बताएं कि पार्टिकल है वो इस रास्ते में मूव कर रहा है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि इस सवाल के लिए आपको ग्राफ जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस हम इस सिंपल सा ग्राफ आया था, हमको याद था तो बना दिए। ठीक है, और कुछ नहीं। एक्स क्यूब के अलोंग वो इंसान, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। आगे सुनिए क्या बताया जाता है। फाइंड द पॉइंट्स, find the points on the curve at which the y coordinate changes 3 times
more rapidly than the x coordinate। हाँ, तो आगे का सवाल क्या है? आगे का सवाल ये है, आपसे पहले तो आपको बताया गया कि एक पार्टिकल इस रास्ते मूव कर रहा है, इस कर्व में मूव कर रहा है धीरे धीरे, जितना स्पीड हम उंगली चलाएं उतना स्पीड नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे जा रहा है। पूछता है कि किस पॉइंट पर ऐसा आपको अनुभव होगा, किस पॉइंट पर ऐसा अनुभव होगा कि y कोऑर्डिनेट का चेंज करने का दर x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के दर के 3 गुना है। Find the points on the curve at which the y coordinate changes 3 times more rapidly than the x coordinate। y कोऑर्डिनेट का चेंज x कोऑर्डिनेट के चेंज के 3 गुना है। यहां पर चेंज आ रहा है y कोऑर्डिनेट, ऐसा ना समझें आप लोग कि y इज इक्वल टू 3x बोला जा रहा है, जी नहीं, y इज इक्वल टू 3x नहीं बोला जा रहा है, y का चेंज बोला जा रहा है। y का चेंज यानी कि सर dy बाई डी टी, हाँ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है। x का चेंज यानी कि dx बाई डी टी, जी बिल्कुल। सवाल के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ये दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब यही है, यहां से जो लिखा हुआ है ना, द y कोऑर्डिनेट चेंजेस 3 टाइम्स मोर रैपिडली देन द x कोऑर्डिनेट। ये सवाल, इस टाइप का सवाल भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बहुत पॉपुलर सवाल है, इसलिए ध्यान से सुनिए। y कोऑर्डिनेट चेंजेस 3 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट, यानी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी dy बाई डी टी इज 3 टाइम्स dx बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन का हम लोग देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन देखो, गिवन कर्व, क्या कर्व दिया हुआ है, इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x, इसको बोल देते हैं 1, ठीक, इसको बोल देते हैं 1, 2 बोल देते हैं। ये कर्व दिया गया है और ये रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन का देखो कहां पर जरूरत पड़ेगा। फिलहाल तुमको तो ये दिख रहा है कि dy बाई डी टी इन्वॉल्व है, dx बाई डी टी इन्वॉल्व है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना चाहिए। पूरे एक्सप्रेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आ जाएगा dy बाई डी टी। यहां x क्यूब है तो x क्यूब को तो आप कर नहीं सकते t के रेस्पेक्ट में, पहले x और फिर x को t के रेस्पेक्ट में कर दिए। उसके बाद यहां आगे बढ़े, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, कोई बताएगा हमको एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन? एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन से 3 बाहर आएगा, 3x स्क्वायर बाजू में dx बाई डी टी, ठीक है। अब यहां तक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, dy बाई डी टी का जो वैल्यू है वो यहां से 3dx बाई डी टी डाल रहे हैं। dy बाई डी टी जो दिख रहा है ना आपको, dy बाई डी टी की जगह पर 3dx बाई डी टी डाल रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 3dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, ऐसा। अब एक गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, आप dx बाई डी टी को काटिएगा मत। पहले तो सबको इधर बुलाइए, 3dx बाई डी टी माइनस 3x स्क्वायर dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन निकलता है, हाँ सर 3dx बाई डी टी निकलता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है, इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर इस परिवार में 3 लोग हैं, पहला तो खुद 3 है, फिर dx बाई डी टी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो 3 तो नहीं, बाकी इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा। हम ये भी क्लेम कर देते हैं कि dx बाई डी टी 0 नहीं होगा, dx बाई डी टी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन से क्वांटिटी का, कैसे टाइप के क्वांटिटी का, किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है? आपको याद होगा कि
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। तो अगर x का डिफरेंशिएशन जीरो है यानी x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है यानी x चेंज नहीं कर रहा है, x चेंज नहीं कर रहा है यानी पार्टिकल रुका हुआ है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां पहले ही बात में बोला गया कि पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो इसलिए ये dx बाई dt जीरो नहीं होगा। dx बाई dt जीरो नहीं होगा तो कौन बच गया सर? बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसमें दो टर्म्स है, एक तो है 1 प्लस एक्स, एक तो है 1 माइनस एक्स। इन दोनों को जीरो करोगे x का वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 निकलेगा, x का वैल्यू 1 भी निकलेगा और माइनस 1 भी निकलेगा, दो वैल्यूज आएगा, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। x का वैल्यू 1 डालें कर्व में, कर्व के इक्वेशन में x का वैल्यू 1 डालें तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब, कितना आ गया 1। तो पहला पॉइंट मिल गया है 1,1। फिर x का वैल्यू -1 डालोगे तो y भी -1 आएगा, दूसरा होगा -1, तो ये वो दो पॉइंट्स है, ये वो दो पॉइंट्स है, इस कोना में लिखे हैं, ये वो दो पॉइंट्स है जिन पर x और y का रेट ऑफ चेंज यानी x का चेंज का रेट y के चेंज का रेट 3 गुना होगा x के चेंज के रेट के, इन दोनों पॉइंट्स पर। यही पूछा गया था, यही मेरा जवाब है। पूछा गया था कि कौन से पॉइंट्स पर y विल चेंज 3 टाइम्स एज फास्टर एज x, यानी dy बाई dt 3 टाइम्स ऑफ dx बाई dt हो। तो वैसा काम कुम करके हमको ये दो को पॉइंट मिला है 1,1 और -1,-1, यही दो पॉइंट्स में ऐसा काम होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं इसको। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, इसलिए उसको जितना पॉसिबल धीरे हो सकता है, क्लियर हो सकता है उतना समझाएंगे आप, लेकिन अपना कुर्सी का पेटी बांध दीजिए और 1-2 मिनट का रेस्ट चाहिए तो ले लीजिए। उसके बाद बढ़िया से देखिएगा इसको, बढ़िया से। तो सवाल लिख रहे हैं, लिखते लिखते समझा रहे हैं। ये सवाल नंबर 24 है। वाटर इज रनिंग into an inverted cone at the rate pi cubic meter per minute। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या मतलब है इस लाइन का? एट द रेट पाई मीटर क्यूब पर मिनट। इन्वर्टेड कोन, ये रहा कोन, ये रहा कोन, इसको पलट दे, उल्टा कर दे, अपसाइड डाउन कर दे, तो ये जो चीज मिलता है ये इन्वर्टेड कोन कहलाएगा। ये इन्वर्टेड कोन हम लोग हमेशा ऐसा ही बनाए थे, इसको ऐसे पकड़ के पलट दें तो ये इन्वर्टेड कोन हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कोन हो जाएगा। कोन और इन्वर्टेड कोन में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। हम कोशिश करते हैं एक और तरीके से इस बात को समझाने का। सपोज करें कि ये कोन है, ये कोन है, इस कोन को अगर हम ऐसा इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो ये जो चीज़ मिल रहा है ये इन्वर्टेड कोन है। अब इस इन्वर्टेड कोन के भीतर, इस इन्वर्टेड कोन में पानी डाला जा रहा है। यहां बोला जा रहा है वाटर इज रनिंग इनटू एन इन्वर्टेड कोन एट द रेट ऑफ दिस। इस रेट से कोन के भीतर पानी डाला जा रहा है, इस रेट से डाला जा रहा है। अच्छा, रेट में देखो तो जरा मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है तो ये क्या हो सकता है? एरिया तो हो नहीं सकता, एरिया वाले में तो स्क्वायर लगता है, क्यूब लगा है यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया था तो टाइम समझा और यूनिट देख के भी समझ में आया कि अच्छा मिनट लिखा हुआ है मतलब कि टाइम है सर। तो मोर और लेस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, यानी dv बाई dt दिया हुआ है आपको,
पहला लाइन पढ़ के इतना इंफॉर्मेशन हम लोग डिराइव कर लिए। कोन है, कोन को उल्टा किया गया, उसमें पानी डाला जा रहा है, पानी डालने का रेट ये है। अब आगे लिखते हैं। The height of the cone is 10 meter and the radius of its base is 5 मीटर। डायमेंशन दिया गया है कोन का कि कोन कितना लंबा कितना चौड़ा है, यानी उसका हाइट कितना है और रेडियस कितना है बेस का। हाइट दिया गया है 10 और रेडियस बताया गया है बेस का 5। फुल स्टॉप। कहाँ था क्वेश्चन, कितना था? 24। हाउ फास्ट द वाटर लेवल, हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग when the water stands 7.5 मीटर बिलो द बेस। ये लाइन आपको परेशान करेगा। इसका क्या मतलब है? घुमा के लिखा गया है, घुमा के बात को लिखा गया है। पहला बात तो ये कि ये रहा आपका इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन, ये इन्वर्टेड कोन का बेस है, इन्वर्टेड कोन का बेस है। इसको हम बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इस पे रखते तो ये नीचे आ जाता। इन्वर्टेड है इसलिए ऊपर आ गया है। इन्वर्टेड कोन में पानी डाला जा रहा है, पानी का कुछ बूंद इसमें हम दिखला देते हैं। पानी डाला जा रहा है, पानी यहाँ पर भर रहा है, ठीक है, पानी भर रहा है। इन्वर्टेड कोन का आपको हाइट बता दिया गया है 10 मीटर। इन्वर्टेड कोन के बेस का रेडियस बता दिया गया है 5 मीटर, ठीक है। इन्वर्टेड कोन का हाइट और बेस का रेडियस बता दिया गया है। बोला जा रहा है कि जब पानी का लेवल, वाटर स्टैंड्स 7.5 बिलो द बेस, ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है। आपको बताना है उस क्षण में पानी भरने का रेट या फिर हाइट के चेंज होने का रेट जिस समय पानी ऊपर से 7.5 मीटर नीचे है, यानी बेस से 7.5 नीचे है। यानी अगर ऐसा बात करें, ये पूरा 10, ये 7.5, तो ये कितना होगा? ये होगा साढ़े नहीं, हाँ 2.5 होगा ये। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तुमको सवाल बोला है कि आप उस समय हाइट के चेंज होने का रेट बताइए जिस समय पानी ऊपर से 7.5 मीटर नीचे है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब पानी का हाइट 2.5 है, काहे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो ही जाएगा। लास्ट लाइन में घुमा के बोला गया है कि हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग। ऑब्वियस सा बात है कि पानी गिराएंगे तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, हाइट में चेंज आएगा। वही हाइट का चेंज आपसे पूछा जा रहा है, उस क्षण में पूछा जा रहा है जिस क्षण में वाटर स्टैंड 7.5 मीटर बिलो द बेस, बेस से 7.5 मीटर नीचे है। 7.5 मीटर नीचे है यानी अपने हाइट के हिसाब से वो 2.5 मीटर ऊपर है, ठीक है। जो भी चीज़ समझ सकते हैं आप, जैसा भी डायग्राम बनाएं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी को तोड़ तोड़ के फिर से बताएं। पहला बात ये कि एक कोन दिया गया है, उसको इन्वर्ट किया गया है, उल्टा किया गया, तो वो इन्वर्टेड कोन कहलाया, इन्वर्टेड कोन कहलाया। उस इन्वर्टेड कोन में पानी डाला जा रहा है, पानी डालने का रेट दिया गया है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। ऑब्वियस सा बात है कि पानी डालेंगे किसी भी कंटेनर में तो पानी का स्तर बढ़ेगा, यानी हाइट बढ़ेगा पानी का। तो उसी हाइट का चेंज का क्या दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट क्या है, वो आपको बताना है। जिस समय ऊपर से नीचे ये वाला दूरी 7.5 है और पानी का लेवल यहाँ है, यानी पानी जो है वो इस चोटी से 2.5 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर बोल दिए, 2.5 मीटर ऊपर है।
समझ में आ रही बात? अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा पेचीदा होगा, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा, लेकिन पहले कुछ लिखा पढ़ी वाला काम कर लेते हैं। लेट V R and H be the volume, radius and height of the water inside the cone. Let capital H and capital R be the radius and height of the cone. ठीक है, कैपिटल H और कैपिटल R जो है वो हाइट और रेडियस है किसका? कोन का। स्मॉल r और स्मॉल h जो है वो पानी का हाइट और रेडियस है। तो यहां तक आप लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमको बोर्ड का ज़रूरत है, हम इस पूरे कहानी को इरेज कर रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे हम आपको बनाकर दिखलाते हैं। देखिए, ये कौन है? ये कौन है? कौन के रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट किए हैं, कौन की हाइट को हम कैपिटल H से डिनोट किए हैं। कौन में जो पानी जा रहा है, कौन में जो पानी गिर रहा है, कौन में जो पानी है, पानी भी कोनिकल शेप में है, पानी भी कोनिकल शेप में है, तो पानी का जो रेडियस है उसको स्मॉल r, पानी का जो हाइट है उसको स्मॉल h कहे हैं, पानी का जो वॉल्यूम है उसको कैपिटल V कहे हैं। ठीक है, ये कहानी है। तो अब आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम आपसे पूछें कि राइट हैंड साइड में कौन सा क्वांटिटी वेरिएबल है। जब हम पानी डाल रहे हैं तो क्या चेंज करता होगा? हाइट चेंज करता होगा कि रेडियस चेंज करता होगा? सोचिए, जब हम किसी कोनिकल कंटेनर में पानी डालें तो उस कंटेनर का हाइट में चेंज आ रहा होगा, पानी का हाइट बढ़ रहा होगा कि रेडियस बढ़ रहा होगा, हाइट बढ़ रहा होगा कि रेडियस बढ़ रहा होगा? बिल्कुल सही, दोनों चेंज कर रहा होगा सर। पानी डालिएगा तो पानी का स्तर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा हाइट भी चेंज करेगा और बेस का रेडियस भी चेंज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल रहेगा तो झंझट होगा, dr/dt भी घुस जाएगा, dh/dt भी घुस जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका रेडियस भी आ जाएगा और हाइट भी आ जाएगा। दोनों नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हाइट का रेट चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन को हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पूरे वॉल्यूम में जहाँ पर रेडियस भी आ रहा है वहाँ रेडियस की जगह पर हाइट का कुछ टर्म्स ले आए तो ज़्यादा फायदा होगा। अब कैसे लाएं? तो देखो ज़रा, यहाँ ध्यान से देखना। अब इसको, इस वाले सिचुएशन को हम ऐसे बना रहे हैं, ये जो है ये कैपिटल R है, इसको ना पलट दिए हैं, बस ये वाला पार्ट जो ब्लू वाला पार्ट था इसको पलट दिए हैं। ये जो है वो कैपिटल H है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फिर पानी का जो हिसाब था, पानी का हिसाब में ये वाला स्मॉल r है, ये वाला स्मॉल h है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है तो कैपिटल R बाई स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल H बाई स्मॉल h। सिमिलर ट्रायंगल से नाम दे देते हैं इसको ABCDE, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ABE ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE या फिर DCE
DCE आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है इसलिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, H उधर जा रहा है, R इधर आ रहा है, यानी R जो है वो हो जाएगा, जल्दी से बता रहे हैं, कैपिटल H स्मॉल h, सॉरी कैपिटल R स्मॉल h बाई कैपिटल H। स्मॉल h के टर्म्स में ऐसा लिखाया। अब जो है आपको R और H, कैपिटल R और H दोनों दिया गया था। इस वाले एक्सप्रेशन से पहले तो सुनो हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ बात किए कि वॉल्यूम रेडियस और हाइट दोनों में है, हमको सिर्फ एक क्वांटिटी में चाहिए। अब अभी के हिसाब से हमको हाइट में चाहिए, तो हम रेडियस को हाइट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। उसके लिए हम ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएं, जिससे कैपिटल R बाई स्मॉल r कैपिटल H बाई स्मॉल h होता है, उससे स्मॉल r ऐसा आ गया। अब कैपिटल R और स्मॉल r का वैल्यू हमको पता है, सॉरी कैपिटल R और कैपिटल H का वैल्यू हमको पता है, वैल्यूज डालें तो ये है 5h बाई 10 जो कि हो जाएगा h बाई 2। R की जगह पर हम लोग h बाई 2 डाल सकते हैं, तो आपका जो वॉल्यूम होगा, इतना काम करने से वॉल्यूम जो है वो हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी h बाई 2 का स्क्वायर इंटू h। सॉल्व करें, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ये बन जाएगा 4 तिया 12, मतलब पाई बाई 12 h क्यूब, ये निकल आया। वॉल्यूम निकल आया पाई बाई 12 h क्यूब। वॉल्यूम आ चुका है पाई बाई 12 h क्यूब। देखिए पहले वॉल्यूम रेडियस और हाइट दोनों में था, अब उसको हम सिर्फ हाइट में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। तो बढ़ते हैं आगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dv बाई dt आ जाएगा, पाई बाई 12 बाहर रह जाएगा, h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर, बगल में dh बाई dt। सब चीज आपको पता है, dv बाई dt दिया हुआ था पाई, ये बात ही कट जाएगा, यहाँ जाएगा पाई बाई 4। और h यानी पानी का हाइट हम क्या बताए थे कि ई वाला बोला है ना कि जब ऊपर से 7.5 मीटर नीचे हो तो हम नीचे से गिनेंगे, तो जब ये 2.5 मीटर ऊपर हो तो h है 2.5, तो यहाँ आ गया 2.5 का स्क्वायर और यहाँ आ गया dh बाई dt। कैंसिल करें, dh बाई dt जो है वो आ जाएगा, ऊपर गया 4, नीचे आ गया 2.5 गुना 2.5, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर मिनट। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 को हट के नीचे चला गया, ये ऊपर, तो हो गया 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25, ये जाएगा 4 बार में मीटर पर मिनट। ये आ गया है 16/25। आप देखिएगा जो आंसर लिखा हुआ है ना, आंसर लिखा हुआ है वो है 0.64 मीटर। आप इसको डिवाइड करिएगा तो 0.64 मीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। यही हाइट के चेंज होने का रेट है, इसी रेट से हाइट चेंज हो रहा होगा। ये रेट मेजर्स में वन ऑफ द डिफिकल्ट या मुश्किल, सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जा सकता है। इससे मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये उम्मीद कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको इसी आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन है उसको बनाइए। रेट मेजर्स पे हम लोग का काम हो गया ख़त्म। अब हम लोग अगले क्लास से टैंजेंट नॉर्मल स्टार्ट कर रहे होंगे। मेरा कोशिश ये है कि हम रेगुलर वीडियो डालें, बहुत जल्द हम इस कोशिश पर अमल करेंगे और रेगुलर वीडियो जाएगा। हाँ, आप लोग असाइनमेंट ज़रूर बना लीजिए, असाइनमेंट नहीं बनेगी तो बहुत दिक्कत होगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।